हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। बोर्स जो पोस्टुलेट्स होते हैं, रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, रीडबर्ग कैलकुलेशन, सारे मिल जाएंगे आपको एक ही वीडियो में। सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, किस फॉर्मूला से बनते हैं, ये सारे चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। आज इस वीडियो में पहले बोर्स रेडियस कैलकुलेशन करने कैसा है ये डेरिवेशन करेंगे हम लोग। डेफिनेटली वेलोसिटी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन एंड ऑब्वियसली रीडबर्ग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे चीज हम लोग आज सीखेंगे। पहले बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम सीखने के लिए हमें बोर्स पोस्टुलेट्स को समझना पड़ेगा। चलिए पहला जो टॉपिक मैंने डिस्कस करूंगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल का 3 पोस्टुलेट्स। ओके, देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें बीच में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। हम सभी को पता है प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का डेफिनेटली न्यूट्रल है। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सारे घूमते रहते हैं। पहला जो ऑर्बिट होता है उसको N1, दूसरे को N2, उसके बाद N3, N4 ऐसे कहा जाता है। पोस्टुलेट्स का पहला जो पॉइंट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए, एक बार सुनिए, पूरा लाइफ आपको याद रह जाएगा। नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू mvr, हुज एंगुलर मोमेंटम आर इन द रेशियो ऑफ NH बाई 2 पाई। समझ में आया? मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH बाई 2 पाई के जो मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जो जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH बाई 2 पाई होगा उसी ऑर्बिट में ये घूम सकते हैं। ये था नंबर 1 पोस्टुलेट्स। नंबर 2 में बताया है जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। याद रखिए, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करने वाला। नंबर 3, अच्छा ये तो बता दूं कि ये पहले वाले जो कंडीशन है इसे हम क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन कंडीशन। याद रखिए, इसको हम बोलेंगे बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, लिखो। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ यही एक पहला वाला पॉइंट आपको बता देना है। अब चलते हैं नंबर 3 पॉइंट की तरफ। 3 पॉइंट में क्या बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, मान लीजिए एक न्यूक्लियस में एक ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई हुआ तो ये तुरंत क्या करेगा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। कितने देर के लिए, याद रखिए 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए, और उसके बाद वो वापस आ जाएगा अपने खुद का ऑर्बिट में। जब आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मान लें हायर ऑर्बिट में एनर्जी लेवल E2 है, लोअर में एनर्जी लेवल E1 है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E2 माइनस E1, दैट मीन द डिफरेंस इन द एनर्जी इक्वल टू h न्यू। h इज द प्लांक्स कांस्टेंट एंड डेफिनेटली न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। इसको अच्छे से करके जाइएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं। तो यहां से अगर न्यू निकालने को बोले तो हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1 बाई h। इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कंडीशन, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी निकाला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये दोनों चीज याद रखना है, ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन और ये क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, छोटा वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। और एक चीज, ये 3 जो पोस्टुलेट्स हैं एटॉमिक मॉडल के, ये भी बहुत बार लिखने को दिए जाते हैं। तो अच्छे से करके जाइए, अगर आए तो, अगर मिस ना हो, ठीक है। तो ये था बोर का पोस्टुलेट्स एटॉमिक मॉडल का। अब चलते हैं फुल डेरिवेशन की तरफ। ये डेरिवेशन बहुत समझने वाली चीज है, आपको याद रखना है। मान ले हमने एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन। और Z इज द एटॉमिक नंबर, तो Ze इसका हमने क्या निकाल दिया, न्यूक्लियस का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया, ठीक है। और रेडियस है R।
ये क्या कर रहा है, घूम रहा है ऑर्बिट में, तो इसका हमने एक वेलोसिटी दे दिया v, इसका हमने क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दिया v। और इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मास होता है डेफिनेटली हमने पकड़ लिया m, v क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अब ये क्या करेगा, ये जो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, न्यूक्लियस को सेंटर में रख के घूम रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके साथ इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस है आर, दो चार्ज के एक डिस्टेंस में रहा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है अगर अपोजिट चार्ज हुए। तो उसके लिए किसका फॉर्मूला हम जानते हैं, कूलम्स फॉर्मूला। तो कूलम्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो बन गया कांस्टेंट। इसके साथ क्या आएगा, दोनों चार्ज जेडी इंटू ई, और इसका जो डिस्टेंस है आर, इसका स्क्वायर। तो ये दोनों जो हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से अगर मैंने आर को कैंसिल आउट कर दिया तो ये फॉर्मूला क्या बना, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर। इसको हम नंबर 1 फॉर्मूला ले देते हैं। आप एक बार याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला सारे, ये जो इक्वेशन सारे हमें बाद में जाके लगेंगे, ठीक है, बाद में हमके उसका यूज आपको मिलेगा। तो एक बार देख लीजिए, मैं फिर बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके ऊपर डिपेंड करके, न्यूक्लियस में क्या है, जेड चार्ज लिया है, तो जेड इसका एटॉमिक नंबर है, रेडियस आर है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने एम पकड़ा है, वेलोसिटी को भी पकड़ा है, तो ये घूम रहा है, तो सेंट्रल में क्या पैदा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हुआ है, एक साथ इसमें इसके साथ और एक फोर्स पैदा हो रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों अलग चार्ज है, डिस्टेंस में है। तो इसका फॉर्मूला कूलम्स लॉ हम पे जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 यहां पर नहीं है, Q1 की जगह हमने जेडी लिख दिया, Q2 की जगह जेड लिख दिया, तो जेडी इंटू ई बाई आर स्क्वायर। तो इसको कैंसिल आउट करके हमने ये पहला वाला फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया, पहला वाला इक्वेशन हमने तैयार कर लिया। आप बताओ हमको बोर जो कंडीशन, आपने बोर जो पोस्टुलेट्स पढ़ा है, आप अभी पढ़ के आए हैं, उसमें क्या पढ़ा है कि हमें पता है एम वी आर इक्वल टू NH बाई 2 पाई। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था 3 पोस्टुलेट्स में, तो एम वी आर बाई NH बाई 2 पाई। अब इसको हमने 1 नंबर इक्वेशन दे दिया, इसको हमने 2 नंबर इक्वेशन दे दिया, ठीक है। इस 2 नंबर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए कैसे बन रहा है, तो ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये बन गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। अब हम बोलेंगे क्यों हमने स्क्वायर किया, क्योंकि हमें यहां निकालना है रेडियस का वैल्यू। तो ये बन गया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1। देखिए कहां से 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, स्क्वायरिंग करके। ये जो वाला इक्वेशन है इसको हमने स्क्वायर कर दिया, इसी को हमने पकड़ लिया 2, और ये जो वाला 1 है इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से क्या आएगा, एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, मैं दिखा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये हमने क्या किया, जो 2 नंबर इक्वेशन को हमने स्क्वायर कर दिया, तो उसका क्या था, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे ना, 1 नंबर इक्वेशन में जो था एक नंबर इक्वेशन था एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये दोनों को डिवाइड करने से जो फॉर्मूला का जो निकलेगा सब्जेक्ट, अगर आर को सब्जेक्ट कर दिए, आर एन क्यों लिख रहे हैं आर की वजह, मैं वो भी बताता हूं। इसका जो आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई आएगा एम पाई जेड स्क्वायर। यही है रेडियस कैलकुलेशन का फॉर्मूला। आप इसको आर भी लिख सकते हैं, आर एन क्यों लिखा मैंने, एन की बजाय एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, इतने अलग अलग वैल्यू बिठाएंगे तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू आएगा।
तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोर रेडियस कहते हैं, ठीक है, ये बोर रेडियस का फॉर्मूला। इसके एक चीज तो साथ पता ही चल ही जाता है कि आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना बढ़ते जाएगा तो ये आर का वैल्यू भी उतना ही बढ़ते जाएगा, मतलब बोर रेडियस का बढ़ते जाएगा। अगर n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए देखें तो R1 कितना आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर R2 निकालना हो तो n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। R3 निकालना हो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ऐसे आपको चलता जाएगा, ठीक है। तो ये था बोर रेडियस कैलकुलेशन, VVI है, सारे बोर्ड्स वाले देख ले एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने निकाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना। अब आते हैं वेलोसिटी कैलकुलेशन के बारे में। रेडियस हो गया, अब चलते हैं वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। देखिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला पता है, देखिए नंबर 2 फॉर्मूला हमें क्या था, हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 2 एक्चुअली, mv स्क्वायर इक्वल टू क्या था जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यही था, हमने दो नंबर इक्वेशन लिए थे ना। तो इसमें से हमको क्या निकालना है, देखिए और एक इक्वेशन था एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो ये इक्वेशन में से हम भी निकालेंगे, तो भी कैसे आएगा, v आएगा एन एच बाई 2 पाई एम आर। ये निकल गया भी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमने फॉर्मूला जो रेडियस निकला था, रेडियस का वैल्यू अपनी क्या निकाला था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एम पाई जेड स्क्वायर, यही तो निकाला था। तो यहां पर देखिए ये जो वेलोसिटी है इसको हम निकालेंगे कैसे, ये जो वेलोसिटी है ये हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 3 यूज करके। इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है, ये वाला है। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 3 रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करें, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में अगर ये वैल्यू बिठा दें तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा v इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बाई n। यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें निकालने को मिल गया। तो ये था वेलोसिटी का फॉर्मूला। इससे हमें क्या पता चलता है, v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n। क्या पता चलता है, v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n, मतलब ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ बढ़ता नहीं घटता जाता है। हमें वेलोसिटी का अगर निकालना है तो v कितना आएगा, सभी का अगर वैल्यू बिठा दें तो आप याद रखिए ये आएगा 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये रेडियस मतलब n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। अब v2 कितना आएगा, देखिए 1 बाई n, मतलब सिर्फ जो जितना भी वैल्यू मतलब वेलोसिटी वैल्यू निकला है उसके साथ आप दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी घटता जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना बढ़ता जाएगा वेलोसिटी उतना ही घटता जाएगा। अब एक चीज याद रखना, ये v1 बाई सी इसको हम कहेंगे अल्फा। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 1 बाई 137। ये जो v1 हमने निकाला है इसका वैल्यू अगर स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो तो उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इसका वैल्यू आता है 1 बाई 137। इसे क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना, फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट किसे कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी कैसे निकालते हैं, देखिए एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी E इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², वही ना। तो mv² कहां से निकला था, mv² का फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर कहां से, mv² का फॉर्मूला हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 1 से। तो हाफ जैसे है लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 में mv² का फॉर्मूला था z² बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1/8 आ जाता है, 1/8 z² बाई
पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बारी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ना, हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको जेड ई इंटू माइनस ई और बाई आर। तो ये क्या निकल के आया, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। आप टोटल एनर्जी कर दो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है, काइनेटिक ये पोटेंशियल है, इनको दोनों को अगर ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी क्या आता है, E इक्वल टू आता है एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, यहां से आ गया, और इसके 8 तो कॉमन जा रहा है तो इसको लिख दो 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, और उसका 1/n² अलग से निकाल दिया। 1/n² अलग से क्यों निकाला है, इसका भी एक फायदा है, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये था एनर्जी का वैल्यू, ऑब्वियसली एक माइनस साइन आएगा, तो ये था टोटल एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई में एनर्जी से भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। अगर मान ले कि इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो E2 माइनस E1, मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं E2 माइनस E1, तो वो तो सारे चीज रहेंगे ही, जैसे थे वैसे रह जाएंगे, मतलब एम जेड स्क्वायर E4 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, वो तो रहेंगे। ये क्या बन जाएगा, 1/n1² बाई n2²। ये फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि E2 माइनस E1 का जो फॉर्मूला है, इसको देके एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करके अगर फ्रीक्वेंसी निकालने को बोले तो न्यू इक्वल टू क्या है, E/h, तो यहां पर लिख दो ना E2 माइनस E1/h, तो E2 माइनस E1 का तो ये वैल्यू बन गया, h अगर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, एम जेड स्क्वायर E4 बाई 8 एप्सिलॉन 0 h क्यूब 1/n1² माइनस 1/n2²। जैसे था वैसे ही मैंने लिख दिया, सिर्फ यहां पर h मल्टीप्लाई होके ऊपर में h स्क्वायर था, नीचे क्या आ गया, यहां पर सॉरी यहां पर क्या आ गया, h क्यूब आ गया। ठीक है, तो देखो यहां पर h स्क्वायर था, यहां पर h क्यूब आ गया, तो ये है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब यहां से मान ले कि अब यहां से आपको लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, न्यू इक्वल टू c/λ। तो 1/λ मतलब क्या आएगा, वेव नंबर। देखिए वेव नंबर कैलकुलेशन भी आपको देते हैं, वेव नंबर कैलकुलेशन करते हैं, आपका न्यूमेरिकल आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 1/λ मतलब ν/c। तो ये जो पूरा न्यू वाला इक्वेशन है, इसको c स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा। ये वेव नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर, वेव नंबर कैलकुलेट। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं तो ये इसको आसानी से और भी समझ में आएगा। देखिए ये वेव नंबर कैलकुलेट करने का तरीका है, वेव नंबर। तो वेव नंबर 1/λ इक्वल टू ν/c। तो क्या आएगा, जैसे था एम जेड स्क्वायर E4 वही था, नीचे क्या था 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर c आएगा, जेहेतु c में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, CH3, और यहां पर n1² माइनस n2²। ठीक है, जैसे था मैंने लिख दिया। अब ये जो एक यहां पर जो बड़ा वाला जो ये दिख रहा है ना, इसमें से हम m e⁴, ये अच्छे से सुनिएगा, m e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर CH3, इसको पूरा निकाल लेंगे, इसको हम कहेंगे R। इसका मतलब है ये है रीडबर्ग कांस्टेंट, ये टोटल। अब ये इक्वेशन को हम कैसे लिखे लेंगे, 1/λ इक्वल टू जेड स्क्वायर R, 1/n1², 1/n2²। ठीक है, तो ये देखो पूरा इक्वेशन कैसे छोटा कर दिया। तो इसको ये जो बना ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, रीडबर्ग कांस्टेंट। अगर रीडबर्ग कांस्टेंट R की वैल्यू निकालने को बोले तो आप m e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर CH3, सारे चीज का वैल्यू आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 10⁻³ kg में है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 10⁻19 कूलम का, 4 है, नहीं स्क्वायर नहीं 4 है। उसके बाद क्या है 8 एप्सिलॉन 0, फ्री स्पेस परमिटिविटी क्या है
8.85 10⁻⁻12 यूनिट नहीं लिख रहा हूं, उसका स्क्वायर है। यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और उसके बाद c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ आ गया। और h क्या आ गया? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻34। इसका अगर सॉल्यूशन करोगे तो क्या निकल के आएगा? 1.090 इंटू 10⁷ पर मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये क्या है? ये है रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे? रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। ये बहुत जगह आपको मिलेगा, डायरेक्ट दिया हुआ होगा कि आपको ये निकालना नहीं है, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में z इक्वल टू 1 हुआ, देखिए ये जो वाला इक्वेशन मैंने लिया है, एक बार कलर चेंज कर दूं तो और भी अच्छा लगेगा। ये जो मैंने इक्वेशन लिया है, अगर ये z इक्वल टू 1 हुआ तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? 1/λ r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये z इक्वल टू 1 जब होगा तब के लिए, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए ये वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, रीडबर्ग कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, रीडबर्ग कांस्टेंट, सारे चीज इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। अगर कहीं किसी लाइन पे प्रॉब्लम है तो वापस देखिएगा, अगर दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा किसी और चैप्टर में किसी और टॉपिक को आपको समझना है, डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो दूसरे ही दिन उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। तो इसके लिए आपको ये प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी खत्म करना है और ये इक्वेशन जो डेरिवेशन है सारे चीज़ करने हैं। डेरिवेशन का डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसका वीडियो आ चुका है, अगर नहीं है तो आप यहाँ आई बटन में देख सकते हैं, आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छे लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और एमसीक्यू पार्ट भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब हर एक चैप्टर में से टॉप एमसीक्यू पार्ट स्टार्ट हो चुका है। अगर एमसीक्यू पार्ट देखना है तो ये वीडियो देखिए, और अगर आपको न्यूक्लियई का पूरा चैप्टर देखना है तो ये वीडियो देखिए। ठीक है, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू अब तक के लिए देखने के लिए। देखते हैं देखें तो दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।